Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit Chemical Kinetics from 12th class, and today our topic is the collision theory. Student, this theory given by the Max Strunz and William Lewis in 1916 to 1918. बेसिकली जो ये थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपने 11th क्लास में की है. और जो ये थ्योरी है स्टूडेंट ये हमें क्या बताती है कि हाउ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स. अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी द हार्ड स्फीयर. सेकेंडली इसने थ्योरी ने क्या एज्यूम किया कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, और जब वो आपस में कोलाइड करते हैं देन लेड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड लेड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन. मीन्स मैंने माना कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक ए और दूसरा बी, बोथ कोलाइड विद ईच अदर एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट पी. सेकेंडली इनको हमने कैसा माना? हार्ड स्फीयर्स में. अब स्टूडेंट जो इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज के बीच में नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर वो क्या कहलाएगा? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? Z से. अब स्टूडेंट जो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है और जनरली ऑफ द ऑर्डर 10 रेज टू द पावर 25 टू 10 रेज टू द पावर 28. अब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की इतनी ज़्यादा वैल्यू हमें क्या इंडिकेट करती है? दैट इंडिकेट्स दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड. मीन्स रिएक्शन बहुत कम टाइम में क्या हो जाएगी? कंप्लीट. क्योंकि हमने क्या कहा कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो कोलाइड करते हैं. कोलाइड करने के बाद वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट फॉर्मेशन. और जब वो कोलाइड करते हैं तो कितने कॉलिजन होंगे पर सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में? वो क्या कहलाएगी? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. तो जितनी ज़्यादा हाई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज होने के. तो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा हाईली स्पीड से प्रोसीड करेगी और रिएक्शन कुछ टाइम में ही मींस सेकंड के भी कुछ फ्रैक्शन में ही क्या हो जाएगी? कंप्लीट. बट स्टूडेंट जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर स्लो एंड दे टेक्स प्लेस विद अ वेरी स्लो स्पीड, या हम ये बोल सकते हैं दे टेक मच लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन. क्योंकि अगर हम इस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को एज्यूम करते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में, मीन्स बहुत जल्दी से. लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसा नहीं है कि कुछ सेकेंड्स में लगता है. कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको होने में सालों साल लग जाते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन या फिर डिकेइंग रिएक्शंस की अगर हम बात करें. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कोल पेट्रोलियम है, उनकी जो फॉर्मेशन है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन वो भी क्या है? वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जो हमारे पास ये हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसके बावजूद भी अगर हमारे पास मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लंबे टाइम में कंप्लीट होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव. इट मीन्स वहाँ पर कॉलिजन हमारे पास कैसा है? इनइफेक्टिव. अब इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कॉलिजन्स क्या होंगे? इफेक्टिव कॉलिजन्स वो होंगे जिसमें रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोडक्ट. और इनइफेक्टिव कॉलिजन्स कौन सा होगा? दोज कॉलिजन्स इन विच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स डजंट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, मीन्स जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी. तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव एट अ गिवन टेम्परेचर, जिस पर हम किसको प्रोसीड कर रहे हैं? रिएक्शन को. सेकेंडली यहाँ से पॉइंट क्या क्लियर होता है? कॉलिजन्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज इफेक्टिव कॉलिजन एंड सेकेंड वन इज इनइफेक्टिव कॉलिजन. अब स्टूडेंट किसी भी कॉलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए देयर आर द टू फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर या बैरियर भी हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज द एनर्जी फैक्टर और एनर्जी बैरियर, एंड सेकेंड वन इज द ओरिएंटेशन बैरियर या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर. अब फर्स्ट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें
तो एक जनरल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कोई भी लकड़ी या फिर भूसा इधर उधर पड़ा हो तो क्या उसमें अपने आप से आग लग जाती है? सेकेंडली, पेट्रोल है, क्या उसमें आग लग जाती है अपने आप से? नहीं। किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए इनिशियली हमें क्या देना पड़ता है? उसको इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर है जो उसको बर्न करने के लिए इनिशियली हमें ज़रूरी है। तो ऐसे ही किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास। और जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके बाद कोलिजन कैसा बनेगा? इफेक्टिव। वो एनर्जी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जिन जिन मॉलिक्यूल्स के पास मींस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वही किस में जाएंगे? इफेक्टिव कोलिजन में। और वही क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बाकी जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम अमाउंट एनर्जी होगा दैट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द इनइफेक्टिव कोलिजन। मींस वहां पर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसका नाम हमने क्या दिया? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो किसके लिए ज़रूरी है? किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए। उसकी हमें ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम क्या कहते हैं? देयर इज द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, मीन्स ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स। इट मीन्स मान लिया मेरे पास रिएक्टेंट थे ए और बी, ए और बी के बीच में इस तरह से हमें बॉन्ड बनाना है। मीन्स ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इनिशियली जब हमारे पास रिएक्टेंट थे तो उसमें क्या था? ए के बीच में बॉन्ड था और बी के बीच में था। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तभी तो दोनों के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे और वो क्या देंगे? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट? ओरिएंटेशन बैरियर मींस ओरिएंटेशन फैक्टर इन ऑर्डर टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव। स्टूडेंट, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। लेकिन वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब उनके बीच में क्या होगी? प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। मींस वो इस तरह से एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट पोजीशंस पर एडजस्ट होंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शंस हों और मैक्सिमम अट्रैक्शंस हों, ताकि ओल्डर बॉन्ड्स टूट सकें और जो आपके पास न्यू बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन हो सके। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव द रिएक्टिंग स्पीसीज हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दैट older bonds are easily break and new bonds are easily formed. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मेरे को किस किस के बीच में रिएक्शन करवानी है? मेरे पास है CH3Br मीन्स ब्रोमोमीथेन, उसकी मैंने रिएक्शन करवाई OH नेगेटिव के साथ, मीन्स दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ये आपका 11th में ऑर्गेनिक के अंदर पोर्शन आता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। फाइल मीन्स लविंग। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड लविंग स्पीसीज होते हैं, मीन्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। और जो मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल कोट किया है ये किसका है? SN रिएक्शन का, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मीन्स जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है उसकी पोजीशन से। तो अब क्या होगा? जो यहाँ पर ये OH नेगेटिव है ये किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर पर। अब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर है कौन सा? आपके पास है ये CH3, इस पर यहाँ कौन लगा हुआ है? Br हेलोजन है और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में। तो इट अट्रैक्टेड दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से ब्रोमाइड पर ज़्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पार्शियल नेगेटिव।
एज कंपेयर टू कार्बन ज़्यादा है, तो कार्बन की कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? पार्शियल पॉजिटिव से। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो Br है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, दैट इज इंडिकेटेड बाय द पार्शियल नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बन पर, जिसको हमने किससे इंडिकेट किया? पार्शियल पॉजिटिव से, मीन्स डेल्टा पॉजिटिव से। तो स्टूडेंट इट मीन्स जो हमारे पास OH नेगेटिव है वो किस पर अटैक करेगा? इस पॉजिटिव सेंटर पर, मीन्स कार्बन पर। अब जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन पर कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे? 4 तो ऑलरेडी हैं, एक ब्रोमीन के साथ और 3 हाइड्रोजन, और 5th बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा किसके साथ? OH नेगेटिव के साथ। अब हमारे पास कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। वो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो कैसा है? वीक है, बिकॉज ऑफ दैट पार्शियल सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, या हम ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ से क्या होगा कि Br यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 एज इट इज, Br की जगह क्या? OH, और Br बाहर निकल जाएगा एज अ नेगेटिव। अब Br यहाँ से छोड़कर जा रहा है किसको? कार्बन को, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? लीविंग ग्रुप। अब स्टूडेंट जिस ओरिएंटेशन में मैंने आपको इस रिएक्शन को दिखाया है, दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपके पास OH नेगेटिव है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो भी नेगेटिव है। Br यानी कि जो लिविंग ग्रुप है वो भी कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। अब जब दोनों के बीच में रिपल्शन होगी तो OH नेगेटिव अप्रोच ही नहीं कर पाएगा इस कार्बन पर। जब तक वो इसको अप्रोच यानी कि इस पर अटैक नहीं करेगा तब तक Br निकल कर नहीं जाएगा। तो हाउ द रिएक्शन प्रोसीड देयर? तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज नॉट द प्रॉपर ओरिएंटेशन, दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और उसकी वजह से हम क्या कहेंगे? देयर इज नो एनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो कैसे सकती है? अगर मैं इस तरह से इसको शो करूं, CH3 Br और OH नेगेटिव का जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, वो कहाँ से शो करे कार्बन पर? फ्रॉम इट्स बैक साइड। अटैकिंग जो OH नेगेटिव है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, और Br नेगेटिव मीन्स लिविंग ग्रुप को कहाँ से जाना है? फ्रंट साइड से। मीन्स दोनों के बीच में क्या हो गया? डिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होगा? नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शंस कम होंगे, और आराम से हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इट मीन्स अगर मैं रिएक्शन को इस तरह से शो करती हूं तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रॉपर ओरिएंटेशन का। तो जो हमारा सेकेंड फैक्टर है ओरिएंटेशन बैरियर, तो इसमें यही है कि इन ऑर्डर टू मेक एनी ऑफ द कोलिजन इफेक्टिव, हमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली ओरिएंट करना पड़ेगा ताकि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शंस हो, मैक्सिमम अट्रैक्शंस हो, जिसकी वजह से ओल्डर बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएं और नए बॉन्ड आसानी से बन जाएं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया कोलिजन थ्योरी को, अगर मैं समअप करूँ तो कुछ पॉइंट्स में इसको समअप कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो क्या था कि जब रिएक्शन होगी तो वहाँ पर क्या होगा? कोलिजन होगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कंसीडर टू बी द हार्ड स्फीयर। सेकेंड, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जिनके बीच में कोलिजन कैसा होता है? इफेक्टिव। और इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? 2 फैक्टर। एक तो हमने पहले डिस्कस किया था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। सेकेंडली फैक्टर हमारे पास कौन सा होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो हम कंप्लीटली ये बोल सकते हैं दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर द कोलिजन थ्योरी। अब स्टूडेंट अगर हम ध्यान से कंप्लीट कोलिजन थ्योरी को स्टडी कर लेते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू CT मीन्स कोलिजन थ्योरी, rate of reaction is proportional to, किस किस के प्रोपोर्शनल आपको लगता है? फर्स्ट, नंबर ऑफ द कोलिजन,
पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, मीन्स प्रोपोर्शनल है किसके, फर्स्ट फैक्टर z, दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। सेकेंड हमारे पास कौन सा फैक्टर आ जाएगा जिसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो द इफेक्टिव कोलिजन। मीन्स अगर मैं उसको डिनोट किससे करती हूँ, f से, तो f हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेट है, रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, मीन्स dx बाई dt अगर मैं लिखूँ तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू f इंटू जेड। तो ये कंप्लीट एक आपके पास फुलफिल एक्सप्लेनेशन आ जाती है इन शॉर्ट किसकी, कोलिजन थ्योरी की। अब स्टूडेंट अगर आपको ध्यान है तो लास्ट काफ़ी लेक्चर्स पीछे, सेकेंड या थर्ड लेक्चर होगा अपना, उसमें हमने डिफाइन किया था या कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था जो रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी करते हैं, मींस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो उसमें हमने एक टॉपिक लिया था टेम्परेचर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीज। और उसमें एक अजम्पशन हमने यूज़ की थी कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल्ड। तो उसमें मैंने आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हेल्प से समझाया था। तो उसको भी हम किसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कोलिजन थ्योरी। स्टूडेंट जो हमारे पास ये जर्नलाइजेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर मैं इस टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करूं तो ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट द टू डिफरेंट टेम्परेचर। और वो डिफर कितने से करें, 10 डिग्री सेल्सियस से। मीन्स मैं ये लिख सकती हूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री सेल्सियस टू द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। तो हमने डिफाइन भी तो वही किया कि रेशो है किस चीज़ के लिए, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट द टू डिफरेंट टेम्परेचर, और जो डिफर कितने से करेंगे, बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट अगर इस जर्नलाइजेशन को कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर कोरिलेट करें किससे, कोलिजन थ्योरी से, तो ऐसा क्यों है। तो विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज इंक्रीज ऑफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी z। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मींस चांसेस ऑफ द कोलिजन गोज ऑन इंक्रीज। अब कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अब जब इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब मोर ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी with increase of the temperature rate of reaction increases due to increase of the collision frequency and the number of the effective collision। और इस फैक्ट को एक्सप्लेन हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब स्टूडेंट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को लेंगे तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे, एक एक्सिस पर तो फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल और दूसरी एक्सिस पर हम क्या लेंगे, एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास इस तरह से हम उसको इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो है ये किसको, पीक किसको इंडिकेट करता है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो एक ही काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। मीन्स दिस इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कौन कोरस्पॉन्ड करता है, दैट पीक ऑफ द ग्राफ। और वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। क्योंकि इस एक्सिस पर हमने क्या लिया है, फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडिंग स्पेसेस,
यहाँ पर उनका अमाउंट कैसा होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करेंगे दैट इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं यहाँ पर एक एनर्जी बैरियर इंडिकेट कर रही हूँ, दिस वन, इसको मैंने इंडिकेट किया ई से। और जो ये ई है वो कौन सी एनर्जी है, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो हमने कॉलिजन थ्योरी में डिस्कस की थी कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक द कॉलिजन इफेक्टिव। इसका मतलब जो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का इस ई के बाद, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद, वो कौन सा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल दैट अंडरगो द इफेक्टिव कॉलिजन। अब स्टूडेंट अगर हम एक सेकेंड ग्राफ और प्लॉट करें किसके बीच में, एफ और काइनेटिक एनर्जी। एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और सेकेंड हमने यहाँ पर किसको लिया, काइनेटिक एनर्जी को। तो फर्स्ट ग्राफ मैंने यहाँ पर लिया T डिग्री सेल्सियस पर, और सेकेंड मैंने यहाँ पर एज्यूम किसके लिए किया, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से। तो स्टूडेंट जो हमारे पास ये ग्राफ है ये कितने पर है, T डिग्री सेल्सियस। सेकेंड वन जो थोड़ा सा फ्लैटेंड हो गया, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर हम अपना वही एनर्जी बैरियर कोट करते हैं, ये वन, दिस इज E, और E किसको रिप्रेजेंट करता है हमें, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से देखें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट अंडरगो द इफेक्टिव कोलिजन किस टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस पर, इतना है। और ये इतना पोर्शन मीन्स यहाँ से नीचे तक, ये किसको इंडिकेट करता है, फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल दैट अंडरगो द इफेक्टिव कोलिजन किस टेम्परेचर पर, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो नियरली जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है T + 10 डिग्री सेल्सियस पर दैट अंडरगो द इफेक्टिव कोलिजन, वो कैसा है, नियरली डबल्ड विद रिस्पेक्ट टू T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन में जाने वाला डबल होगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी होगी, डबल। सेकेंड ये ग्राफ हमें और भी क्या शो करता है स्टूडेंट, जो T + 10 डिग्री वाला कर्व है वो इधर मीन्स राइट साइड ज़्यादा शिफ्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, उन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो T + 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हमने यही फैक्ट आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, और उसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा। इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। एक और फैक्ट स्टूडेंट आपको दिमाग में रखना है कि जिस भी रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि आसानी से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर E मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा, मीन्स रिएक्शन स्लो होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पोजेस करने के लिए किसको, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो। तो मीन्स हायर इज द वैल्यू ऑफ E थ्रेशोल्ड एनर्जी, लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, और वाइस वर्सा।